Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे बेसिकली कापलान किट के मिक्स क्वेश्चंस के साथ. कापलान किट में जो MCQs मिक्स्ड वाले दे रखे हैं फ्रॉम सेक्शन 2 से जो दे रखे हैं, और हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के. ठीक है, ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन है 221 से लेके. सो बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं है ये, 5 या 6 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ के बेस्ड पे होंगे. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फॉलोइंग सिनेरियोज रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 221 to 225. ओके, Flightline is an airline which treats its aircraft as complex non-current assets accounted for under the historical cost model. The cost and other details of an aircraft are. Okay, क्या दे रखा है? इंटीरियर कैबिन फिटिंग्स दे रखी, इंस्टॉल्ड ऑन 1 April 2005. 25,000 है उसकी वैल्यू, 25 मिलियन है और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years. फिर इंजन इंस्टॉल किया गया 1 April 2005 को, 9 मिलियन उसकी वैल्यू है और 36,000 फ्लाइंग आवर्स है. इन द ईयर एंडेड 31 March 2009. 31 March 2009 मतलब कितने साल बाद बोल रहे? 4 साल बाद. द एयरक्राफ्ट फ्लू फॉर 1200 hours for the 6 months to 30th September 2008. मतलब बोल रहा है 30th September 2008 से लेके 31 March 2009 तक, इन 6 months में वो कितना फ्लाई किया? 1200 hours. ठीक है, फिर बोलता है on 1 October 2008 the aircraft suffered a bird strike accident which damaged the engine beyond repair. This was replaced by new engine with a life of 36 hours at a cost of 10.8 million. At a cost of 10.8 million. Okay. फिर बोलता है Flightline's year end is 31st March 2009. अब क्वेश्चन पूछ रहा है what is the depreciation to be charged in respect of the engine for the 6-month period to 1 October 2008. तो ये कैसे निकालेंगे हम? देखो उसकी प्राइस कितनी थी? 9 मिलियन. ठीक है, 9 मिलियन उसकी प्राइस हो गई. अब हमसे पूछ रहा है कि 6 महीने में कितना फ्लाई किया, तो 6 months 12 में कितना फ्लाई किया? 1200 आवर्स. डिवाइड कर लेंगे उसको टोटल आवर्स से, कितना है? 36,000 आवर्स. ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आएगा? सो 9 मिलियन इंटू 1200 और डिवाइड कर देंगे इसको 36 आवर्स से, तो ये आएगा 300,000. तो 1000 तो दे रखा है, हमें सिर्फ 300 लिखना है यहाँ पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंजन. इंजन का क्या करेक्ट ट्रीटमेंट होगा? ओके, राइट ऑफ द, पहले इंजन के साथ हुआ क्या था? इंजन के साथ ये हुआ था कि इंजन डैमेज हो गया था. ऑन 1 October 2008 द एयरक्राफ्ट सफर्ड अ बर्ड स्ट्राइक एक्सीडेंट विच डैमेज्ड द इंजन बियॉन्ड रिपेयर. मतलब रिपेयर नहीं हो सकता, जिसको अब क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा विद न्यू इंजन विद लाइफ ऑफ 36 आवर्स. तो नई इंजन की लाइफ कितनी है? 36 आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10.8 मिलियन. ओके, सो राइट ऑफ द डैमेज्ड इंजन, कैपिटलाइज द न्यू इंजन एंड डेप्रिशिएट ओवर 24 आवर्स. नहीं, 24 आवर्स क्यों? जब नई इंजन की लाइफ है 36,000 आवर्स, तो उसके हिसाब से करेंगे. ट्रीट द 10.8 मिलियन एज रिपेयर. नो, रिपेयर तो हो ही नहीं सकता. कैपिटलाइज 6 मिलियन टू रिप्लेस द डैमेज्ड इंजन. एक्सपेंस द अदर 4.8 मिलियन. नहीं, राइट ऑफ द डैमेज्ड इंजन, ये ठीक है. कैपिटलाइज द न्यू इंजन एंड डेप्रिशिएट ओवर 36,000 आवर्स. यस, ये ठीक है. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अ विंग वॉज ऑल्सो डैमेज. तो बर्ड स्ट्राइक में एक विंग भी डैमेज हुआ था, बट वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन. उसको रिपेयर कर लिया गया 3 मिलियन की कॉस्ट पे. द एक्सीडेंट ऑल्सो कॉस्ट cosmetic damage to the exterior of the aircraft which required repainting at a cost of 2 million. ठीक है, identify the correct treatment for the 3 million repair cost to the wing and 2 million repainting of the aircraft. तो दोनों क्या होंगी? दोनों एक्सपेंस आउट होंगी, कैपिटलाइज नहीं होगी. रिपेयर और मेंटेनेंस वैसे भी एक्सपेंस का पार्ट है, और रीपेंटिंग भी एक्सपेंस का ही पार्ट होता है, कैपिटलाइज तो होता ही नहीं है वो. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है एज द एयरक्राफ्ट वॉज आउट ऑफ सर्विस फॉर सम वीक्स ड्यू टू द एक्सीडेंट, Flightline took the opportunity to upgrade its cabin facilities at a cost of 4.5 million. cabin facility की वैल्यू कितनी थी? 25 मिलियन. इसने बोला था इंटीरियर कैबिन फिटिंग की कॉस्ट कितनी थी 1 April को? 25 मिलियन, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 5 years. ठीक है, अब ये बोल रहा है, तो उसने क्या किया? उसको भी अपग्रेड कर दिया एट अ कॉस्ट ऑफ 4.5 मिलियन. दिस डिड नॉट इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कैबिन बट इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज
इनेबल्ड फ्लाइट लाइन टू सब्सटेंशियली इंक्रीज द एयर फेयर्स ऑन द एयरक्राफ्ट, ठीक है, बट इससे क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट में मतलब बेसिकली जो एयर फेयर थे वो इंक्रीज कर पाए। अब पूछ रहा है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द केबिन फिटिंग्स एज एट 31 मार्च 2009। पूछ रहा है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द केबिन फिटिंग्स, ठीक है, कैरिंग अमाउंट क्या होगी, तो उसकी पहले कितनी थी 25 मिलियन थी, ठीक है 25 मिलियन थी, और उसकी लाइफ कितनी थी 5 इयर्स थी, तो इसका मतलब 5 मिलियन पर एनम उसको क्या लगाना था, डेप्रिसिएशन लगाना था। अब कितने साल गुजर गए 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर 2008 तक कितने साल गुजर गए, पहले तो ये बताओ कितने साल, ठीक है 1 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन तो फ्लाइट, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन वो बर्ड स्ट्राइक हुआ था और तब उसने डिसाइड किया कि इसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, सो बेसिकली 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 अक्टूबर 2008 तक कितना टाइम हो गया, 3.5 ईयर्स हो गए, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, इतना 5 मिलियन इंटू 3.5 17.5, ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू कितना होगा, कैरिंग वैल्यू होगा 25 मिलियन में से माइनस कर लो 17.5 मिलियन, तो ये कितना होगा 25 मिलियन में से माइनस कर लो 17.5 मिलियन, तो हो गया 7.5 मिलियन, ठीक है, ये कितनी वैल्यू बच गई इसकी 7.5 मिलियन। अब 7.5 मिलियन में इसने क्या किया, इसने 4.5 मिलियन का क्या करा दिया, अपग्रेड करा दिया, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 12 मिलियन हो गई, ठीक है, अब ये 12 मिलियन कितने साल के लिए और बची है, 1.5 ईयर्स के लिए, 3.5 गुजर गए, टोटल 5 थी तो कितनी के लिए बची, 1.5 के लिए बची, तो 12,000 को डिवाइड करूंगी 5 से तो कितना आएगा, 12,000 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 से तो ये आता है 2.4 मिलियन आता है, कितना आता है 2.4 मिलियन आता है, ठीक है, 2.4 मिलियन पर ईयर का आता है, ठीक है, 2.4 मिलियन क्या आता है पर ईयर का आता है। अब ये हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द केबिन फिटिंग नहीं सॉरी, मैं इसको 5 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ, मुझे इसको 1.5 से डिवाइड करना है, आई एम सो सॉरी, 12 मिलियन को कितने से करूंगी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, जो कि कितनी है 1.5, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो सो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि अब इसकी कॉस्ट कितनी बची है, 12 मिलियन बची है, 12 मिलियन से अब देखो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 6 महीने, इसकी लाइफ कितनी बची है 1.5 मंथ्स बची, 1.5 ईयर बची है, मतलब 18 मंथ्स बची है, तो इसमें से 6 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब ये देखो कितना आएगा, तो अब ये आएगा 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, कितना आता है 4 मिलियन, सो बेसिकली 12 मिलियन में से मैं माइनस करूंगी 4 मिलियन, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा 8 मिलियन, तो उसकी अब उसकी लाइफ कितनी बची, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बचेगी 8 मिलियन बचेगी, ठीक है। अच्छा इसी जगह क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा ये आप कैसे निकालोगे, अगर साल भर का 5 मिलियन पर एनम है तो 2.5 मिलियन 6 महीने के लिए, और बचे हुए 6 महीने के लिए कितना लगेगा, बचे हुए 6 महीने का 4 मिलियन, क्योंकि साल भर का कितना होता है 12 मिलियन को अगर डिवाइड करूंगी 1.5 ईयर से तो कितना आता है साल भर का 8 मिलियन, तो 6 महीने का कितना होगा 4 मिलियन, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा 6.5 मिलियन। अगर क्वेश्चन पूछता है तो पहले वाला तो पुरानी वाली कॉस्ट पे लगेगा और ये वाला नई वाली कॉस्ट पे लगेगा, 6 महीने का पुरानी वाली कॉस्ट पे, 6 महीने पे नई वाली कॉस्ट पे, पर हालांकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैरिंग अमाउंट पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर डेप्रिसिएशन बोलता तो 6.5 मिलियन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द बर्ड स्ट्राइक एक्सीडेंट रिप्रेजेंट्स एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस from the choice below. The aircraft will be impaired if its dash exceeds its recoverable amount. क्या exceed करेगा, carrying amount, अगर उसका carrying amount exceed कर जाता है recoverable value को तो वो क्या हो जाएगा, impair हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए पहले वाले से 5 क्वेश्चन रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 226 टू 230, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है स्पेक्यूलेट ओन्स 2 प्रॉपर्टीज एंड यूजेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर पॉसिबल, ठीक है। Property A, an office building used by speculate for administrative purposes at 1st April 2002. It had a carrying amount of 2 million and a remaining life of 20 years. ठीक है, at 1st April 2002 it had a carrying amount of 2 million. Carrying amount कितनी है, 2 million है, और remaining life कितनी है, 20 years की remaining life है, ठीक है।
On 1st October 2002, the property was let to a third party and reclassified as an investment property. ठीक है. The property had a fair value of 2.3 million at 1st October 2002 and 2.34 million at 31st October 2003. तो पहले तो क्या थी, 1 अप्रैल तक तो ये एक पीपीई थी, ठीक है, IAS 16 के हिसाब से रिकॉर्ड होती थी. 1 अक्टूबर 2002 को उसमें किस में ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है. फिर उसके बाद जब ट्रांसफर किया तो फेयर वैल्यू कितनी थी, 2.3 मिलियन थी, ठीक है. और उसके बाद फिर 31 मार्च, साल भर बाद कितनी वैल्यू हो गई, 2.34 हो गई. तो ये तो प्रॉपर्टी ए से रिलेटेड है. प्रॉपर्टी बी से रिलेटेड क्या है, अनदर ऑफिस बिल्डिंग लेट ऑन अ 12-month लीज टू अ सब्सिडरी ऑफ स्पेक्यूलेट एट 1st April 2002 इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन, ठीक है. उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1.5 मिलियन थी, which had risen to 1.6 million at 31st March 2003. ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन में पूछा गया what is the correct treatment when property A is reclassified to investment property. अब जब उसको reclassify कर रहे हैं investment property में, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम एक नॉर्मल एक ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को किस में डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ठीक है. तो तब तक जितना भी उसका गेन होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा, वो P&L में नहीं जाएगा, ठीक है. वो कहाँ जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा, ठीक है. तो अब कितना जाएगा, अब देखो 2 मिलियन थी, तो पहले तो ये बताओ कि 1 अक्टूबर 2002 को उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है. 1 अप्रैल को उसकी कॉस्ट थी 2 मिलियन, ठीक है. 20 से डिवाइड करती हूँ तो 1 मिलियन क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन होगा पर एनम का. तो 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन होगा, 500,000 होगा, ठीक है. तो इसका मतलब 20 मिलियन में से अगर मैं 500,000 माइनस करूं तो कितना बचा, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी 1 अक्टूबर को, 19.5 मिलियन, ठीक है. अब कितना उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 2.3 मिलियन हो गई, सॉरी 2 मिलियन थी, 20 मिलियन नहीं थी, 2 मिलियन थी, ठीक है. 2 मिलियन कर लो, कोई बात नहीं, 2 मिलियन हो गया. 2 मिलियन में से 500,000 गया तो 2 मिलियन में से बेसिकली 500,000 गया तो कितना बचा, ये बचा 1.5 मिलियन. 1 सेकेंड, ये एक्चुअली में पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया यहाँ पे. वापस से लेट्स डू इट अगेन. देखो 2 मिलियन थी, 2 मिलियन को डिवाइड करूंगी 20 से. 2 मिलियन को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगी तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 100,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा. कितने का, 100,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है. अब 100,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा. अब इसमें क्या करना है, अब 2 मिलियन में से जब मैं ये 100,000 माइनस करूंगी तो कितनी वैल्यू बचेगी इसकी, तो इसकी वैल्यू बचेगी 100,000 तो पर एनम का है. 6 मंथ्स का कितना होगा, 6 मंथ्स का 50,000 होगा, ठीक है. 6 मंथ्स का कितना होगा, 50,000 होगा. तो 2 मिलियन माइनस 50,000 करूंगी तो कितनी कैरिंग वैल्यू आएगी, ये आएगी 1950,000, 1.95 मिलियन, ठीक है. अब उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 2.3 मिलियन की हो गई. तो इसका मतलब गेन कितना हुआ, गेन हुआ 3.5 मिलियन का गेन हुआ, 350,000 का गेन हुआ. कितने का गेन हुआ, 350,000 का गेन हुआ. तो ये 350,000 का गेन कहाँ जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्पेक्यूलेट यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इन इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कौन से मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं होता है. कौन सा होता है, कॉस्ट मॉडल या फिर फेयर वैल्यू मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल तो पीपीई के केस में होता है, ठीक है. तो ये कौन सा हुआ, 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी, ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है what is the total gain for investment properties to be included in speculates individual statement of profit and loss for the year ended 31st March 2003. enter your answer to the nearest dollar. अब बोल रहा है P&L में कितना जाएगा, what is the total gain for investment properties to be included in speculate individual statement of, ठीक है, P&L में कितना जाएगा. सो अगर मैं इसके P&L की बात करूं तो प्रॉपर्टी ए जो है, प्रॉपर्टी ए 2.3 मिलियन से कितने पे आ गई, 2.34 से आ गई. तो एक तो ये वाला जाएगा P&L में, तो ये कितना हुआ, 2.3 से 2.34 पे जाएगा. तो ये कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 40,000 का. एक तो 40,000 का ये डिफरेंस प्लस प्रॉपर्टी 2 से रिलेटेड भी अनदर ऑफिस बिल्डिंग
जिसकी वैल्यू कितने से बढ़ गई, इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन से इसकी फेयर वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 1.65 मिलियन हो गई, मतलब 150,000 का। तो टोटल कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 150,000, तो कितना हुआ 190,000। तो 190,000 कहाँ जाएगा, 190,000 आपका जाएगा यहां पर, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ स्पेक्यूलेट, इन द इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ स्पेक्यूलेट हाउ वुड प्रॉपर्टी बी बी अकाउंटेड फॉर, प्रॉपर्टी बी को कैसे अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बी है क्या, वापस पढ़ो, अनदर ऑफिस बिल्डिंग लेट ऑन अ 12 मंथ लीज है, ठीक है, 12 मंथ लीज है टू अ सब्सिडरी ऑफ स्पेक्यूलेट, सब्सिडरी को दी गई है, ठीक है, ओके। चलो तो कैसे ट्रीट करोगे, पहली वाली को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन कंसोलिडेटेड में क्या होगा, कंसोलिडेटेड में उसकी प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो क्या बन जाएगा वो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ए एट 31 मार्च 2003 इफ स्पेक्यूलेट यूज द कॉस्ट मॉडल। अगर वो कॉस्ट मॉडल ही यूज कर रहा होता तो सिंपल है भाई, 2 मिलियन उसकी वैल्यू थी, ठीक है, और 100,000 उसका क्या था, डेप्रिसिएशन था, तो बस पूरा साल भर का 100,000 का डेप्रिसिएशन लगाता और 31 मार्च 2003 को उसकी वैल्यू कितनी होती, 1.9 मिलियन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 231 to 235। Apex received a 10 million 6% loan on 1st April 2007. The loan will be redeemable at a premium, which means the loan has an effective finance cost of 7.5% per annum. The loan was specifically used to finance the building of a new store. ठीक है, construction of the store commenced on 1st May 2007 and it was completed and ready for use on 28 February 2008 but did not open for trading until 1st April 2008. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, how should the loan be treated in the financial statements of Apex for the year ended 31st March 2008? Present value? नहीं. Fair value through other comprehensive income? No. Fair value through profit and loss? No. Amortized cost? Yes. Which two of these statements below regarding IAS 23 borrowing cost are correct? Borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable to a qualifying asset? Yes. Borrowing cost should cease to be capitalized when the related asset is substantially complete? Yes. तो ये दो true है. Borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable to a non-current asset? नहीं, qualifying asset है. Word क्या है? Qualifying asset. Borrowing cost may be capitalized? नहीं, word क्या है? Must be. Borrowing cost should commence to capitalized once expenditure is being incurred on the, should commence to be capitalized when expenditure is being incurred on the construction of the, and should नहीं होना चाहिए, must होना चाहिए, ठीक है। So A और B ठीक है। अब बोल रहा है, how much should be recorded as finance cost in the statement of P&L for the year ended 31st March 2008? फाइनेंस कॉस्ट की तरह 8 कितना आएगा, तो देखो खरीदा, लोन कब लिया, लोन लिया 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है, और काम कब से होना शुरू हुआ, उस पे काम, कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ, 1 मई से, 1 मई से लेके 2007 तक काम शुरू हो गया, ठीक है। फिर बोला एंड रेडी फॉर यूज कब हुआ, 28 फेब को हुआ, 28 फेब 2008 को हुआ, और ईयर एंड कब आया, ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2008 हुआ। तो इसका मतलब 1 मई से लेके 28 फेब तक जितनी भी फाइनेंस कॉस्ट इनकर हुई वो तो कैपिटलाइज हो जाएगी। सो बेसिकली 1 अप्रैल से लेके 1 मई 1 मंथ, एक तो ये वाला, और जब खत्म हो गया फेब मतलब 1 मार्च से लेके 31 मार्च, एक महीना ये दोनों वाली का क्या होगा, इन दोनों महीनों का जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों महीने का जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो तो जाएगा P&L में, और बाकी ये जो 10 महीने हैं मई से लेके फेब तक, ये जो 10 महीने हैं ये क्या होगा, ये कैपिटलाइज होगा, ठीक है, और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर था। तो अब क्या करना है, बेसिकली 2 महीने का क्या होगा, 2 महीने का फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 10 मिलियन और क्या परसेंट लेंगे, फाइनेंस कॉस्ट की लेंगे 7.5%, ठीक है, इफेक्टिव वाली 7.5%, तो कितना हुआ 10 मिलियन
इंटू 7.5% इंटू 2/12, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 125,000, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैपिटलाइज कितना होगा, ठीक है, कैपिटलाइज कितना होगा, वही 10 मिलियन का 7.5% और इसका कितना 10/12, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये आएगा आपका ये आएगा 625,000, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पूछ रहा है अपेक्स डिसाइडेड दैट नॉट ऑल ऑफ द फंड्स रेट्स वर नीडेड इमीडिएटली एंड टेम्पररी इन्वेस्टेड सम ऑफ द फंड्स इन अप्रैल 2007। तो अप्रैल के महीने में उसने अर्न किए 40,000 इंटरेस्ट। कैसे अर्न किया, जो फंड्स उसने उस एसेट पे लिया था, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा था उस महीने पे, तो उसने क्या किया, निकाल के उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उसको 40,000 का इंटरेस्ट मिला। अब पूछ रहा है how should the 40,000 be accounted for in the financial statements of Apex? Net of the amount capitalized in property, plant and equipment? Yes. Usually तो देखो क्या होता है, नेट ऑफ होता है, इस केस में नहीं होगा। यूजुअली नेट ऑफ होता है अगर इसका महीना कब है, इसका महीना कौन सा है कंस्ट्रक्शन का, मई से लेके फेब तक। अगर मई से लेके फेब तक इसने पैसा निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट किया होता तो नेट ऑफ होता, लेकिन इसने कौन से महीने में किया है, अप्रैल के महीने में किया है। तो अप्रैल के महीने में किया है तो उसको क्या करेंगे, उसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो नेट ऑफ द अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नो। पहले मैंने यस बोला सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको, नो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अप्रैल के महीने में खर्चा हुआ है। अगर मई से लेके फेब तक के बीच में होता तो नेट ऑफ करती मैं, ठीक है। टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इन्वेस्टमेंट इनकम, यस। टेकन एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नो। डिडक्टिंग फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लोन, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू 236 to 240, ओके। अब क्या बोलता है ये, Scholler constructed a furnace on 1st April 2003, causing significant environmental damage which must be repaired at the end of asset's useful life of 10 years. The present value of this estimated is 4 million. Present value निकाल के दिए और Scholl की cost of capital कितनी दिए, 8%. On 1st October 2003, Scholler received a government grant of 1.2 million relating to the cost of the plant with a 5-year life. Scholler accounts for grant using the deferred credit method, ठीक है। On 1st October 2003, Scholler also acquired land for 12 million dinars. Scholler also acquired land for 12 million dinars. The land was used to construct a factory during the year. Scholler functional currency is the dollar, okay. On 1st October 2003, the exchange rate was 4 dinars, $1, मतलब $1 4 दिनार का एट 31st, वो ईयर के स्टार्ट में, ठीक है, 1st अक्टूबर को। 31st मार्च 2004 को कितनी एक्सचेंज रेट, 2 दिनार, मतलब $1 फॉर 2 दिनार्स, एंड द एवरेज रेट बोल रखा है हमको $1 फॉर 3 दिनार्स, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल फाइनेंस कॉस्ट टू द नियरेस्ट 1000 टू बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ड बाय द फर्नेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2004, ठीक है। तो ये कितना होगा, सिंपल है ये तो, 4 मिलियन पे, 4 मिलियन मुझे कब पे करना है, 4 मिलियन बेसिकली मुझे है 31st मार्च 2004 को पे करना है, क्योंकि इसने बोला कंस्ट्रक्ट किया फर्नेस 1st अप्रैल को, ठीक है। तो साल भर का फाइनेंस कॉस्ट कितना हुआ, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, 8% करूंगी तो ये कितना आएगा, ये आएगा 320,000, पॉइंट नंबर बी। फिर बोलता है क्वेश्चन what is the non-current liability in respect of government grant to be shown in Scholler's statement of financial position, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला था, 1.2 मिलियन, कब मिला था, 1st अक्टूबर 2003 को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। 1st कब मिला था, 1st अक्टूबर 2003 को कितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसको, 1.2 मिलियन की, ठीक है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए ली, तो एक साल की कितनी हुई, एक साल की हुई 240,000 हुई। ईयर एंड कब हो गया, 31st मार्च 2004 को हुआ, ठीक है। तो 240,000 तो कितनी साल भर की, तो 1st अक्टूबर से लेके 31st मार्च कितने महीने होते हैं, 6 महीने। 6 महीने की तो क्या हो गई, रिलीज हो गई P&L में, तो 6 महीने की कितनी हुई,
6 महीने की हुई हमारे पास 1,20,000। तो टोटल कितनी बची? टोटल बची भाई इतनी तो P&L में रिलीज हो गई, ठीक है, इतनी अभी भी लाइबिलिटी में पड़ी है, ठीक है, ये टोटल लाइबिलिटी में पड़ी है, फिर इतनी क्या हुआ 6 महीने में रिलीज हो गई P&L में, तो अब कितनी बची है? ये बची है 1080 बची है, ठीक है, ये लाइबिलिटी में बची है। अभी मैंने क्या बोला? लाइबिलिटी में बची है। अब इसमें से करंट लाइबिलिटी में कितनी बची है और नॉन करंट लाइबिलिटी में कितनी बची है? सो बेसिकली 31 मार्च 2004 को जो फाइनेंशियल पोजीशन बचेगा उसमें आने वाले एक साल का आने वाले एक साल का बेसिकली 31 मार्च 2005 तक का तो कहां पड़ा रहेगा? करंट लाइबिलिटी में। तो साल भर का कितना है? 240। तो इसका मतलब ये करंट लाइबिलिटी में पड़ा है, तो इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी में कितना पड़ा होगा? 1080 माइनस 240, तो ये कितना आएगा? 840। सो 840। क्वेश्चन ने नॉन करंट लाइबिलिटी पूछा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ने लाइबिलिटी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने करंट लाइबिलिटी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने स्पेसिफिक करके नॉन करंट लाइबिलिटी पूछा है, तो ये कितना होगा? 840। What is the carrying amount of the land to be shown in the statement of financial position of Scholar as at 31st March 2004? Give your answers to the nearest. ठीक है, तो कितना होएगा? लैंड कितना दिखेगा? कितने में परचेज करी? इसने बोला 12 मिलियन दिनार्स में परचेज करी, और उस दिन रेट कितना चल रहा था? उस दिन रेट चल रहा था $1 कितने का? 4 दिनार्स का, ठीक है। तो 12 मिलियन दिनार्स को मैं कितने से डिवाइड करती हूँ? 3 से डिवाइड करती हूँ, तो ये कितना आएगा? ये आएगा, सॉरी 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 चल रही थी ना रेट, तो ये कितना आएगा? ये आएगा $3 मिलियन। कितना आएगा ये? $3 मिलियन। तो इसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगी मैं? $3 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। क्यों पर आप बोलोगे कि ये तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेसिकली 1 अक्टूबर 2004 को। हाँ, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड क्या होती है? एक नॉन मॉनेटरी आइटम होती है, और नॉन मॉनेटरी आइटम को कभी भी रीइंस्टेट नहीं किया जाता है उसकी नई एक्सचेंज वैल्यू पे, ठीक है, तो आपको पता ही है, राइट। तो कुछ नहीं होगा इसमें, और लैंड है तो डिप्रिसिएशन का भी कोई वो नहीं है, पोर्शन नहीं है, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 3 मिलियन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट बिलो आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैपिटलाइज? लीगल फीस रिलेटिंग टू द साइट परचेज, ये कैपिटलाइज होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये कैपिटलाइज नहीं होगी, सो नॉट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो तो कैपिटलाइज होगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन भी कैपिटलाइज होगी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है इन द फॉलोइंग ईयर इट वाज डिस्कवर्ड that Schollard had breached the conditions relating to the government grant and therefore the grant had to be repaid, ठीक है। Which two of the following describe the correct accounting treatment to record the repayment of the grant? In the following year it was discovered that Schollard had breached the conditions, ठीक है। अब बोल रहा है which two of the following describes the correct accounting treatment? रिमूव, अब क्या उसको रीपे करना पड़ रहा है? जब रीपे करना पड़ रहा है, और वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा था? डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर रहा था, उसने उसको एसेट में से माइनस करके नहीं दिखाया था। 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं, या तो एसेट में से माइनस करके दिखा दो और रिड्यूस वैल्यू को डिप्रिशिएट करो, या फिर दूसरा होता है कि आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह दिखा दो, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? रिमूव, अब क्योंकि रीपे करना पड़ रहा है तो रिमूव ऑल डेफर्ड इनकम बैलेंसेस, यस। रिकॉर्ड एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, यस। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्लांट, नहीं। Make an adjustment to the prior year financial statement, नहीं। So A and B. Okay. अब next question क्या है? The following scenario relates to the question 241 to 245. During the year, Darby started research work on a new processor chip. New processor chip पे काम करना शुरू किया। Darby has a past history of being particularly successful in bringing similar projects to a profitable conclusion. In addition to this, Darby spent 200,000 ट्रेनिंग में यूज किया, ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज न्यू इक्विपमेंट, ओके। अब क्वेश्चन बोल रहा है Darby also developed a new online platform during the year, spending 100,000 a month evenly on 1st February 2005 to 31st October 2005. 1st Feb से लेके 31st अक्टूबर तक ये कितने महीने हुए? ये 10 महीने हुए बेसिकली देखा जाए तो, नहीं 9 महीने हुए। तो 9 महीने उसने हर महीने 100,000 क्या किया? स्पेंड किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। Darby was unsure of the outcome of the project, but doubts were removed on 1st May मतलब फेब से लेके
फेब से लेके 30th अप्रैल तक, तो क्या होगा, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ ये तो क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है। और 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक जो एक्सपेंडिचर हुआ वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बोला फॉलोइंग सक्सेसफुल टेस्टिंग, वो क्या हो गया, श्योर हो गया भाई, वो श्योर हो गया 1 मई को जब उसने एक टेस्टिंग करी कि भाई हाँ ये पायरेट का कॉन्सेप्ट मीट कर गया, तो अब वो उसको क्या करेगा, अब उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरह डाल देगा, ठीक है, कैपिटलाइज कर देगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर एंड वाज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 years, ठीक है। अब पूछ रहा है Darby's accounting assistant had read something which states that intangible assets are identifiable non-monetary items without physical substance, ठीक है। Which two of the following relate to an item classed as identifiable? Identifiable कब क्या होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। Items must have probable future economic benefits, नहीं। Items must arise from legal or contractual rights, yes। मस्ट बी मेजरेबल, नहीं। मस्ट बी सेपरेबल, यस। ये डेफिनेशन का पार्ट है, अगर डेफिनेशन पता है तो ये आप कर सकते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर आइटम्स बिलो। ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, एक्सपेंस आउट। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोसेसर, एक्सपेंड आउट, दोनों एक्सपेंस होगी, क्योंकि क्या बोला है, रिसर्च है। स्टार्टेड रिसर्च वर्क ऑन अ न्यू प्रोसेसर चिप, तो रिसर्च तो वैसे भी रिसर्च एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंस आउट ही होती है, उसको कैपिटलाइज करते ही नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड इन डार्बी स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, एक तो ये क्या हुआ है, फेब से लेके 30th अप्रैल, तो ये 3 महीने में जो खर्चा हुआ वो तो क्या होगा, क्योंकि वो रिसर्च एक्सपेंडिचर है, तब तक कंफर्म नहीं हुआ था कि ये सक्सेसफुल होएगा, ठीक है। तो तब तक क्या होगा, तब तक हर महीने फेब, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने पे जो 100,000 का एक्सपेंडिचर हुआ वो क्या होगा, एक्सपेंस आउट होएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 300,000। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, पूरे टोटल कितना खर्चा हुआ, ठीक है, टोटल बोल रहा है P&L में कितना जाएगा, इससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली मई से लेके 31 अक्टूबर तक जो खर्चा हुआ 100,000 हुआ पर मंथ, तो कितने महीने हुए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हुए। तो 6 महीने का कितना खर्चा हुआ, 600,000। अब 600,000 क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है, कैपिटलाइज होगा। लेकिन अमोर्टाइजेशन कब से लगना शुरू होगा, जब से वो प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जब से वो कमर्शियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है 5 years, ठीक है, 5 years इसकी लाइफ हो गई, ठीक है। तो इसका एनुअल पर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, पर एनम का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, या अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, $120,000 कितना आएगा, $120,000 आ गया पर एनम का अमोर्टाइजेशन। अब सिर्फ नवंबर और दिसंबर का क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन लगेगा 2 महीने का, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब लगता है, एक बार कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया और मतलब जो भी आपकी वो सब जो भी आपको बिल्डअप करना था वो सब खत्म हो गया और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन हो गया, लॉन्च हो गई, ठीक है, तब से शुरू होता है अमोर्टाइजेशन लगना। तो नवंबर और दिसंबर का क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन। तो साल भर का इतना है, तो 2 महीने का कितना होगा, 2 महीने का होगा 20,000। तो टोटल इससे रिलेटेड कितना खर्चा गया P&L में, 3,20,000, ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है which of the following relating to the online platform is correct? The online platform will be subject to annual impairment review due to the judgmental nature of the project, नहीं। जब किसी भी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेट लाइफ होती है, इंडेफिनेट नहीं, जब किसी भी एसेट की, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेट लाइफ होती है तो उसको इम्पेयरमेंट का रिव्यू नहीं करते जब तक कोई इम्पेयरमेंट के एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, तब तक। तो पहला वाला गलत है। वंस कैपिटलाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी हेल्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड, नहीं, ऐसा थोड़ी है। Depreciation on any plant used to develop the platform would be capitalized as part of the development cost, yes। ये इस पे ऐसा ही क्वेश्चन भी करा है हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है Darby acquired the platform patent, Darby acquired a patent with a 10-year life of 500,000 on 1st January 2005. On 31st December 2005, management believed that the patent was less fully utilized than expected and determined the following information as part of their impairment reviews. Potential sale proceeds of the patent कितनी है, 400,000 है।
एस्टिमेटेड डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है 20 है, वैल्यू इन यूज कितनी है 480 है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं उसकी रिकवरेबल वैल्यू, जो कि क्या होती है, जो कि होती है हायर ऑफ एनआरवी एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो एनआरवी कितनी हुई 400 माइनस 20 और वैल्यू इन यूज तो उसकी है ही 480, तो ये कितना हो गया 380 एंड 480। तो हम कौन सी लेंगे इसमें से, हम लेंगे 480, राइट। तो रिकवरेबल क्या रही होती है 480, ठीक है। और इम्पेयरमेंट कब होता है, जब 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 कैरिंग वैल्यू क्या होती है, व्हेन कैरिंग वैल्यू इज हायर, जब कैरिंग वैल्यू हायर होती है किससे, रिकवरेबल वैल्यू से। तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू देखो 31 दिसंबर को इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी रहेगी, सो 500,000 है और उसकी कितनी लाइफ है 10 लाइफ, ठीक है 500,000 है, 10 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो कितना हुआ 50,000 उसका डेप्रिसिएशन हो गया, तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई 450,000 हो गई उसकी कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कैरिंग वैल्यू तो ऑलरेडी कम है। इम्पेयरमेंट कब होता है, इम्पेयरमेंट होता है व्हेन कैरिंग वैल्यू इज हायर, व्हेन कैरिंग वैल्यू इज हायर देन रिकवरेबल वैल्यू। लेकिन यहाँ तो क्या है, रिकवरेबल वैल्यू तो क्या है, यहाँ तो रिकवरेबल वैल्यू है 480 और कैरिंग वैल्यू है 450, तो कैरिंग वैल्यू तो वैसे ही कम है, तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस होगा नहीं, निल। ठीक है, ओके चलो अब इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, बेसिकली सब चैप्टर्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, so hope to see you in the next lecture now with few more questions. Meanwhile take care, have a good day ahead, और questions को अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। Do let me know if you have any problem. Okay, bye bye, take care.